चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। से कई दोस्त शायद नियमित रूप से रक्तदान करते होंगे। कुछ ऐसे भी श्रोता आज मौजूद होंगे जिनकी जिंदगी रक्तदान और रक्त के आधान से बची हो। आज के दिन का हमारे वैद्यकीय इतिहास में बड़ा महत्व है। आज ही के दिन लगभग 200 साल पहले मनुष्य का खून इस्तेमाल करके रक्ताधान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया था। इस तंत्र ज्ञान से लाखों जिंदगियां निरोगी और स्वस्थ की गई हैं। दोस्तों, रक्त आधान की प्रक्रिया आज जितनी सरल है उतनी पुराने जमाने में नहीं थी। आपको तो पता ही होगा कि हमारे खून में ब्लड ग्रुप्स या रक्त गट होते हैं। अगर किसी इंसान का रक्त गट किसी दूसरे इंसान के रक्त गट से सुसंगत न हो तो रक्त आधान की प्रक्रिया प्राण घातक हो सकती है। लेकिन ये प्रक्रिया अगर ठीक से की जाए तो जीवनदायी हो सकती है। 26 सितंबर 1818 को लंदन के गाय हॉस्पिटल में डॉक्टर जेम्स ब्लंडल ने पहली बार ये प्रक्रिया आजमाई। इसके पहले मनुष्यों की मदद के लिए प्राणियों के खून का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इंसानी खून का आधान पहली बार हो रहा था। डॉक्टर ब्लंडल के मरीज थे मिस्टर बार्जियर, जो पेट के घातक सिरोसिस से ग्रस्त थे। बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मिस्टर ब्राजियर को ये नई प्रक्रिया आजमानी थी। आखिर डॉक्टर ब्लंडल ने खुद बनाया हुआ उपकरण इस्तेमाल करके लगभग 12 से 14 आउंस खून मरीज के हाथ की नस में धकेला। पहले 30-40 मिनट मरीज को आराम मिला, लेकिन फिर उनका तापमान और नब्ज दोनों बढ़ने लगी। 56 घंटों के बाद बदकिस्मती से मरीज का निधन हो गया। डॉक्टर ब्लंडल ने पूरी कोशिश की थी। इस घटना से उन्हें प्रेरणा मिली और अपनी प्रक्रिया को और समर्थ करके उन्होंने 10 साल बाद 1828 में रक्त आधान से एक मरीज की जान बचाई। इस बीच 1825 में डॉक्टर डबल डे ने पहली यशस्वी रक्ताधान प्रक्रिया की थी। सच में रक्तदान और रक्ताधान जैसी प्रक्रियाओं को आज हम कितना आम मानते हैं, लेकिन उनका इतिहास कितना दिलचस्प है। चलिए इस कहानी से प्रेरणा लेकर हम भी आज रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान ही जीवन दान है। ये कहानी है ऐसे समय की जब भारत को आजादी मिले हुए लगभग 1 दशक हो चुका था। भारत तब एक नया नवेला गणतंत्र था। सारे भारतीयों में स्वतंत्रता और स्वाभिमान की भावना गूंज रही थी। ऐसे में हमें अपने पड़ोसी से ही हमले का सामना करना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1962 में भारत और चीन के बीच छिड़ी हुई जंग की। और ये कहानी है इसी जंग में शहीद हुए एक वीर बहादुर जवान की, जिन्होंने अपने देश की सरहद बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की। इनका नाम था परमवीर सूबेदार जोगिंदर सिंह सहनान और इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन यानी 26 सितंबर 1921 को। जोगिंदर सिंह जी का जन्म मोगा पंजाब में एक सामान्य सैनी सिख परिवार में हुआ। उनके पिता शेर सिंह सहनान खेतीबाड़ी संभालते। नाथू आला और दरोली जैसे गांवों में उनका प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण पूरा हुआ। रिवाजानुसार उनकी शादी बीबी गुरदयाल कौर बंगा के साथ की गई। अपने 15वें जन्मदिन के केवल 2 दिन बाद यानी 28 सितंबर 1936 को वो पहली सिख रेजिमेंट में भर्ती हो गए। क्या आप सोच सकते हैं इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कदम उठाना? कितने कष्ट उठाने पड़े होंगे उन्हें। लेकिन आज हमारी कहानी हमें ले जाती है 26 साल बाद इंडो चाइना युद्ध में। अब तक जोगिंदर सिंह जी भारतीय सेना में सूबेदार बन चुके थे। नेफा यानी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर अलायंस के तवांग सेक्टर के पलटन की कमान उनके हाथ में थी। तोंगपेंग ला की एक प्रमुख पर्वत श्रेणी की रक्षा करते हुए 20 अक्टूबर के दिन उन्होंने मैकमोहन लाइन की दूसरी तरफ शत्रु की हलचल को नापा।
भारत और चीन के प्रदेशों का विभाजन करने वाली रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। टाइगर टू डेल्टा 1, मैसेज पैच ऑफिसर, ओवर। सब मैसेज है। ऑफिसर स्पीकिंग, ओवर। हमें खबर मिली है दुश्मन भारी फौज के साथ तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। मैं 7 प्लाटून लेकर तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। तब तक किसी भी हालत पोस्ट को होल्ड करो, ओवर। फिक्र मत कीजिए सर, हम किसी भी कीमत पर ये पोस्ट नहीं छोड़ेंगे, ओवर। डेल्टा 2 आउट। खतरा सामने था। सूबेदार जोगिंदर सिंह जी ने अपने जवानों को सतर्क किया और जल्दी ही 23 अक्टूबर की सुबह 5:30 बजे शत्रु पर धावा बोल दिया। दो 200 जवानों की 3 श्रेणियां एक के बाद एक तोंगपेंग ला के उस शिखर पर टकरा गई। इस हमले का ध्येय था तवांग पर कब्जा। चीनी सैनिकों के साथ साथ तोपें और अंगारे भी मौजूद थे, लेकिन सिख पलटन के वीर जवान डटे रहे। उन्होंने शत्रु के हर हमले का सामना करके उसे पीछे धकेला। गुड लक, आउट। मेरे जांबाज बहादुरों, तैयार हो जाओ, इम्तिहान का वक्त आ गया है, दुश्मन जाने न पाए। जंग अभी शुरू ही हुई थी। चीन सैनिक तोपों के गिलाफ में आगे बढ़ने लगे। सूबेदार जोगिंदर सिंह इस हमले के सामने एक चट्टान बनकर खड़े हो गए। सिख पलटन लगभग आधे जवान खो चुकी थी, लेकिन उनके साहस में जरा भी कमी नहीं थी। अपनी जांघ में गंभीर जख्म होने के बावजूद सूबेदार ने पीछे हटने के बारे में सोचा ही नहीं। जब चीन ने अपना आखिरी और सबसे घातक धावा बोला, तो सूबेदार जी ने एक लाइट मशीन गन का उपयोग करते हुए लगभग 52 शत्रुओं को मार गिराया। लेकिन चीनी सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अकेले सूबेदार जी और उनके बचे कुचे साथी करते भी क्या, उनकी युद्ध सामग्री भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। आखिरकार जब उनकी गोलियां खत्म हो गईं, तो अपनी बंदूकों पर किर्च लगाकर सूबेदार जी और उनके साथी शत्रु का सामना करने दौड़ उठे। मृत्यु निश्चित थी, लेकिन सरहद की रक्षा के लिए जान की परवाह कौन करे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह की गर्जना करते हुए सिख पलटन चीनी सैनिकों पर टूट पड़ी। घमसान युद्ध हुआ, लेकिन शत्रु की संख्या और सामग्री ने आखिर वर्चस्व प्राप्त किया। सूबेदार जोगिंदर सिंह को प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में पकड़ा गया, लेकिन जल्द ही अपने गंभीर जख्मों की वजह से वो शहीद हो गए। सूबेदार जोगिंदर सिंह सहनान के अलौकिक साहस और नेतृत्व के लिए उन्हें भारतीय सेना के सबसे ऊंचे सम्मान परमवीर चक्र से मरणोपरांत नवाजा गया। उनके परमवीर चक्र के उल्लेखन में कहा गया है कि अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा, प्रेरणात्मक नेतृत्व और सर्वोच्च साहस के लिए सूबेदार जोगिंदर सिंह सहनान को ये पदक दिया जाता है। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, हमने ये नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, हमने ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां, सीनों पे अपने गोलियां। इतने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। इसके अलावा उन्हें कई और सम्मान दिए गए, लेकिन शायद आज भी सरहद पर रात के अंधेरे में कोई जवान अपने साथियों को सतर्क कर रहा होगा और उन्हें परमवीर सूबेदार जोगिंदर सिंह सहनान की कहानी सुना रहा होगा। शायद यही उनके लिए परमोच्च सम्मान है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि आज के जमाने में भी हमारे समाज में अंधश्रद्धाएं,
स्त्रियों पर अत्याचार और जाति भेद जैसी चीजें मौजूद हैं। आज भी कई समाज सुधारक इन सामाजिक दोषों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो सोचिए कि प्रगतिशील कहलाने वाले हमारे भारत देश के इतिहास में इन वर्गों को कितने कष्ट झेलने पड़े होंगे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय समाज को कुछ महान सुधारकों और ज्ञानियों ने एक नई पहचान देने की कोशिश की। इसीलिए शायद इस समय को इंडियन सोशल रेनेसां कहा जाता है। ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन रॉय और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्तित्वों के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जो समाज के सुधारक, लेखक, शिक्षक, विचारवंत होने के साथ साथ विद्या के सागर कहलाते थे। हम बात करने जा रहे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। लगभग 200 साल पहले आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1820 को। बंगाल के बिरसिंघा गांव में ठाकुरदास बंदोपाध्याय और भगवती देवी के घर ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय का जन्म हुआ। 6 साल की उम्र में उन्हें पढ़ाई के लिए कोलकाता भगवत चरण जी के पास भेजा गया। उनके बड़े परिवार में छोटे ईश्वर जल्द ही घुल मिल गए। बचपन से ही उन्हें पढ़ने में रस था। जल्द ही उन्होंने अपनी सारी परीक्षाएं अव्वल गुणों से उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने 12 साल कोलकाता के संस्कृत कॉलेज में कड़ा अभ्यास करके संस्कृत व्याकरण, साहित्य, वेदांत, स्मृति, अलंकार शास्त्र और खगोल शास्त्र में निपुणता प्राप्त की। यहीं पर ज्ञान के प्रति उनकी समुद्र जैसी अथाह आस्था को देखकर उन्हें विद्यासागर कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, 1839 में उन्होंने लॉ की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1841 में केवल 21 साल की उम्र में वो फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्कृत विभाग प्रमुख बन गए। शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान प्राप्त करना कितना कठिन काम होगा। सच, विद्या के प्रति उनकी लालसा में कोई रुकावट नहीं थी। 1846 में विद्यासागर जी ने अपने पुराने संस्कृत कॉलेज में सिखाने का निर्णय लिया। वो वहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पर विराजमान हुए, लेकिन उस समय के सेक्रेटरी रोशोमोई घोष के साथ उनकी अनबन हो गई। मुद्दा काफी गंभीर था। घोष का मानना था कि संस्कृत की शिक्षा सिर्फ ब्राह्मण विद्यार्थियों को प्रदान की जाए, लेकिन विद्यासागर जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था कि ज्ञान सबके लिए होता है, इसमें स्त्री पुरुष व जात पात का भेदभाव पूरी तरह से अनुचित है। विद्यासागर जी ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फोर्ट विलियम कॉलेज में हेड क्लर्क के तौर पर काम करने लगे। इसी दौरान देश में महिलाओं के लिए पहली पाठशालाएं शुरू होने लगी थीं। प्रगति के लिए ये अहम कदम था। समाज में महिलाओं के शिक्षण के प्रति आस्था नहीं थी। लड़कियों को सीखने की जरूरत ही क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता था। थोड़े बहुत पुरोगामी पुरुष अपनी बेटियों या पत्नियों को घर पर ही पढ़ाना लिखाना सिखाते। ये स्कूल चलाने वाले राजा राम मोहन रॉय, दक्षिणा रंजन मुखर्जी और जॉन एलियट ड्रिंकवाटर बैथून जैसे सुधारकों से ईश्वर चंद्र जी के संबंध जुड़ गए। जॉन लॉक और डेविड ह्यूम जैसे ब्रिटिश एम्पेरिसिस्ट तत्वज्ञों का उन पर बड़ा प्रभाव था। असहाय और पीड़ितों के लिए ईश्वर चंद्र के मन में हमेशा से ही करुणा थी। समाज ने जिन्हें ठुकरा दिया हो, ऐसे गरीबों के कल्याण के लिए वो हर दम जुटे रहते। इसीलिए उन्हें दया सागर और करुणा सागर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने संस्कृत कॉलेज के किवाड़ सारी जातियों के लिए खुलवाए। वो कभी कॉलरा से ग्रस्त मरीजों की देखभाल किया करते, तो कभी दलितों के साथ मिलकर भोजन। उस समय समाज की नजरों में ये सब चीजें अनुचित थी, लेकिन विद्यासागर जी पीछे नहीं हटे। स्त्रियों के उद्धरण में विद्यासागर जी का काम तो बहुत महत्वपूर्ण है। उनका विश्वास था कि जब तक समाज अंदर से नहीं बदलेगा, तब तक प्रगति नहीं होगी। उनके प्रयत्नों की पराकाष्ठा की वजह से 26 जुलाई 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट 15 स्थापित किया गया। ज्ञानार्जन के क्षेत्र में भी वो पीछे नहीं थे। आज जो बांग्ला लिपि इस्तेमाल होती है, उसकी नींव रखी विद्यासागर जी ने।
उनका ग्रंथ वर्ण परिचय आज भी महत्वपूर्ण माना जाता है। 1891 को उनकी मृत्यु के बाद उन्हें कई गौरव प्राप्त हुए। आज भी कोलकाता को हावड़ा से जोड़ने वाले महापुल को विद्यासागर सेतु कहा जाता है। इस महान व्यक्तित्व को हमारी ओर से सलाम। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। दोस्तों, ये गीत जो आपने अभी सुना जरूर कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर गया होगा और हमें यकीन है कि आपकी आंखों के सामने देवानंद जी की छवि जरूर छलकी होगी। आज हम बात करने वाले हैं लाखों दिलों पर राज करने वाले एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद जी के बारे में। भारत के छोटे से कोने के एक छोटे से गांव में जन्मे देव जी की फिल्मों से भरी जिंदगी मानो खुद ही एक फिल्म है। उन्होंने अपने 65 साल लंबे करियर में 114 हिंदी फिल्में की, जिनमें से 104 में उनकी प्रमुख भूमिका थी। इतने लंबे अरसे तक अपनी लोकप्रियता बनाए रखना देवानंद जैसा महान कलाकार ही मुमकिन कर सकता है। देव जी आज भी हिंदी सिनेमा प्रेमियों के दिल में बसे हुए हैं। आइए सुनाते हैं आपको उनकी अद्भुत कहानी। धर्मदेव पिशोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को उस समय के पंजाब प्रांत के शकरगढ़ गांव में हुआ। आज ये जगह पाकिस्तान के नारोवल शहर में पड़ती है। उनके पिता पिशोरीमल आनंद एक यशस्वी वकील थे। 4 भाइयों में देव तीसरे नंबर पर थे। मजे की बात तो ये है कि उनके भाई चेतन आनंद और विजय आनंद भी उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में सफल हुए। हिमाचल के डलहौजी और धर्मशाला में अपना प्राथमिक शिक्षण पाकर देव जी ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य में बीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद मुंबई आकर उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में मासिक 165 रुपए की नौकरी पकड़ ली। लेकिन मन में कुछ और करने की इच्छा थी। अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ वो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा के सदस्य बन गए। अछूत कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों में अशोक कुमार की अदाकारी देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने तय किया कि वो एक फिल्म स्टार बनेंगे और ऐसे ही एक दिन उन्हें मौका मिला अपने सपने पूरे करने का। वो कहते हैं, मुझे याद है जब मैं उन महाशय के ऑफिस में बिना बुलाए घुस गया था जिन्होंने मुझे अपना पहला ब्रेक दिया। प्रभात फिल्म स्टूडियोज के बाबूराव, वो मुझे देखकर दंग रह गए। उन्होंने तभी तय किया कि इस लड़के को एक मौका देना बनता है। उन्होंने अपने साथियों से कहा भी कि इस लड़के की मुस्कुराहट, उसकी आंखें और उसका अपने आप पर विश्वास मुझे भा गया। तभी मैंने जान लिया कि ये लड़का एक बड़ा स्टार बन जाएगा। जल्द ही उन्हें प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम एक हैं में मुख्य भूमिका मिली। 1946 में रिलीज हुई ये फिल्म हिंदू मुस्लिम संबंधों पर आधारित थी। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सफल हो गई और देवानंद का फिल्मी सफर शुरू हो गया। सुनिए, माफ कीजिए, मेरे हाथ से आपके सर पर चोट लग गई। ये भी कोई चोट है? आप उस गरीब किसान का ख्याल कीजिए जो बेचारा कितने प्रेम से फूलों का हार लेकर आया था और बदले में अनगिनत जख्म लेकर चला गया। मुझे बेहद अफसोस है। मुझे बेहद अफसोस है। कितना आसान है ये कह डालना। अगर आपके दिल में उस किसान के लिए कुछ भी हमदर्दी होती तो मुझे यकीन है ये बात बिल्कुल न बढ़ पाती। खैर, भूल जाइए। हिंदुस्तान के गांव में ऐसे वाकयात रोज हुआ करते हैं। इसी फिल्म के चित्रीकरण के दौरान देव जी की मुलाकात गुरुदत्त जी से हुई। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और उन्होंने साथ में तय किया कि दोनों में से अगर कोई एक इंडस्ट्री में सफल हो गया तो वो दूसरे की मदद करेगा। अगर गुरुदत्त फिल्म डायरेक्ट करेंगे तो वो देव जी को प्रमुख भूमिका देंगे और अगर देव फिल्में निर्मित करेंगे तो उसका डायरेक्शन गुरुदत्त संभालेंगे।
1940 के दशक में उन्होंने सुरैया के साथ कई फिल्में की। प्रेक्षकों ने भी इस जोड़ी को बहुत पसंद किया। इस जोड़ी की आखिरी फिल्म थी 2 सितारे। इसी दौरान देव जी को बड़ा ब्रेक मिला जब उनके चहीते अशोक कुमार जी ने उन्हें किसी स्टूडियो में देखा। बॉम्बे टॉकीज की जिद्दी 1948 में रिलीज हुई और इस फिल्म ने देवानंद को रातों रात स्टार बना दिया। कामिनी कौशल और देव जी की जोड़ी हिट हो गई। खास बात तो ये है कि हर सिनेमा और संगीत प्रेमी की चहीती जोड़ी किशोर लता का बिल्कुल पहला गाना ये कौन आया करके ये 16 सिंगार भी इसी फिल्म में था। ये कौन आया रे करके ये 16 सिंगार, ओ कौन आया, ये कौन आया रे करके ये 16 सिंगार, ओ कौन आया। देवानंद जी की छवि और किशोर कुमार की आवाज, ये फॉर्मूला तो इसके बाद 4 दशकों तक चला। दोनों दिग्गज कलाकार मानो अपनी आवाज और अदाकारी से एक ही बन जाते। 1949 में देव जी ने अपना प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स स्थापित किया और 1951 में बनी अपनी नई फिल्म बाजी का दिग्दर्शन उन्होंने सौंपा अपने पुराने मित्र गुरुदत्त के हाथों में। सफलता पाकर भी वो अपना वादा नहीं भूले। गीता बाली, कल्पना कार्तिक और देव जी द्वारा सजाई हुई इस फिल्म ने प्रेक्षकों पर कब्जा कर लिया। आज भी कई क्राइम थ्रिलर्स इस फिल्म से प्रेरणा लेती हैं। When I came to Bombay, I was so young. I was 21 years old when I first got my break. That way back in 43, in 45 I got my break. 47 I formed Navketan for my brother Chetan Anand, and he made a film called Afsar with Suraya, and then did not do well. And then I was wondering, I said, what shall we do for this company? And then a friend of mine called Guru Dutt was in the studio in Prabhat with me. He was an assistant director and I was a young budding star. Brought him in and Bazi was a miracle for Devanand. I never looked back. कल्पना कार्तिक और देवानंद को लोगों ने बहुत पसंद किया। दोनों ने मिलकर कई फिल्में की जो आपने देखी ही होंगी। आंधियां, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, 9-2-11। टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। एक तरफ टैक्सी ड्राइवर हिट हो गई और दूसरी तरफ दोनों की शादी हो गई। दोस्तों, देवानंद की बात करने की अदा इतनी लोकप्रिय हुई कि आज भी उनकी नकल उतारी जाती है। अब बॉलीवुड प्रेक्षकों के होठों पर 3 ही नाम थे, राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद। 1965 में देव जी ने एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया, उनकी पहली रंगीन फिल्म। ये फिल्म थी विख्यात लेखक R.K. नारायण की पुस्तक पर रची गाइड। देवानंद ने बड़ी कोशिश करके खुद R.K. नारायण को इस फिल्म का हिस्सा बनाया। भारत में बनी सबसे अच्छी फिल्मों में से ये फिल्म एक मानी जाती है। राजू, जहाँ अपने आप सर झुक जाते हैं उस पत्थर को भी भगवान का रूप मान लिया जाता है। जिस जगह को देखकर परमात्मा की याद आए वो तीर्थ कहलाता है, और जिस आदमी के दर्शन से परमात्मा में भक्ति जागे वो महात्मा कहलाता है। छोटे भाई विजय आनंद के साथ उन्होंने फिर काम किया ज्यूल थीफ में। वैजंतीमाला, तनुजा, अंजू महेंद्रू और हेलन जैसी तारिकाओं के साथ बनाई हुई ये फिल्म बहुत ही प्रसिद्ध हुई। 1970 में बनी विजय आनंद के द्वारा दिग्दर्शित की हुई जॉनी मेरा नाम भी सुपरहिट बन गई। इसमें देव जी के साथ हेमा मालिनी का भी रोल था और इसी फिल्म ने हेमा मालिनी को बड़ा स्टार बनाया। देवानंद ने अब एक नई कसौटी अपनाई, वो थी डायरेक्शन की। उनके द्वारा दिग्दर्शित की हुई पहली फिल्म थी प्रेम पुजारी, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जीनत अमान को लेकर बनाई हुई हरे रामा हरे कृष्णा। हिप्पी कल्चर पर आधारित ये फिल्म तो आपने देखी ही होगी। इस फिल्म में जीनत अमान के किरदार को खूब सराहा गया। 70 के दशक में जब राज कपूर और दिलीप कुमार की लोकप्रियता धीरे धीरे घट रही थी, तब देवानंद जी ने बनारसी बाबू, छुपा रुस्तम, हीरा पन्ना और बुलेट जैसी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देकर ये साबित किया कि वो अब भी एक सुपरस्टार हैं। और उसी के बाद उन्हें एवरग्रीन की उपाधि मिल गई। 1978 में देश परदेश फिल्म आई, जो कि उन्हीं के द्वारा डायरेक्ट की गई थी। इसमें 20 वर्षीय टीना मुनीम के साथ उनका काम लोगों को बेहद पसंद आया। तब उनकी उम्र 55 साल की थी।
देवानंद ने 35 फिल्में निर्मित की, 7 फिल्में दिग्दर्शित की और 13 फिल्मों की कथाएं लिखी। सितंबर 2007 में उनके जन्मदिन पर उनका आत्मचरित्र रोमांसिंग विद लाइफ प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के हाथों प्रसिद्ध हुआ। 4 दिसंबर 2011 को वॉशिंगटन में मेफेयर होटल में देव जी का कार्डियक अरेस्ट से दुखद निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर ने देश के सारे सिनेमा प्रेमियों को बौखला दिया। देव जी का निधन अपनी आखिरी फिल्म चार्जशीट रिलीज होने के कुछ महीनों में ही हुआ। तब वो 88 साल के थे और मरते दम तक फिल्म बना रहे थे। आज भी कोई अगर उनकी फिल्में देखे तो वो अब नहीं रहे, इस बात पर यकीन ही नहीं होता। आखिर वो एवरग्रीन जो हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। आशा करते हैं दोस्तों कि बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के आज के एपिसोड में आपको बहुत मजा आया होगा। अभी फिलहाल के लिए बबीता जैन चलती है, आपसे मिलेगी बहुत जल्द। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।